नमस्कार दोस्तों, खेती गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आए हैं पुणे डिस्ट्रिक्ट में मड़द इस गांव में एक शानदार बिट्टल नस्ल के पशुओं का फार्म है। तो दोस्तों आज हमारे साथ है जादव सर जी, जिनके पास ऊंची नस्ल के बिट्टल ब्रीड के पशु है और ये अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस फार्म के बारे में पूरी जानकारी सर से जानने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार सर, पहले तो आप हमारे श्रोताओं को आपका परिचय कीजिए। सर्वप्रथम तो मैं खेती गुरुजी के पूरे टीम का और जो भी आपके सब्सक्राइबर है उनका कपिला कृषि एंड गोट फार्म के ऊपर स्वागत करता हूं। मेरा नाम है नीलेश अनिल जादव। मैं गोट फार्म में 2010 से हूँ और अभी जिस फार्म पे हम रुके हैं इसका नाम है कपिला कृषि एंड गोट फार्म एट पोस्ट मड़द, तालुका दौंड, जिला पुणे। कुरकुम MIDC जो है वहाँ से एक 5 से 6 किलोमीटर पे है और भिगवन जो है वो यहाँ से 20 किलोमीटर पे है। सोलापुर हाईवे से, पुणे सोलापुर हाईवे से एक जस्ट हार्डली 1-1.5 किलोमीटर अंदर आपको आना पड़ता है। तो फिर एक बार पूरे सभी सब्सक्राइबर का और मैं कपिला कृषि एंड गोट फार्म पे स्वागत करता हूँ। जी, आपका एजुकेशन क्या हुआ? सर मेरा एजुकेशन, मैं MSc स्टैट्स MBA फाइनेंस हूँ। मैंने पुणे यूनिवर्सिटी से MSc किया हुआ है और अभी ये गोट फार्म में 2010 से हूँ। जी सर, तो सर आपका जो एजुकेशन है तो वो बहुत हाई है, लेकिन आप इस क्षेत्र में कैसे आए? सर ऐसा था कि हम लोग CSR एक्टिविटी के थ्रू टाटा सोशल्स में TCS में काम करते वक्त टाटा सोशल्स के थ्रू हम बहुत से फार्मर्स को हम एजुकेशन वगैरह देते थे, न्यू टेक्नोलॉजीज़ गोट फार्मिंग के, शिप फार्मिंग के, और जैसे कि डीवर्मिंग का हो गया, वैक्सीनेशन का हो गया, ये सारे उनको इम्पोर्टेंस इसका क्या है अपने गोट फार्म के लिए, शिप फार्मिंग के लिए। और जैसे उनके यहाँ पे कुछ अननेचुरल डेथ्स हो रहे हैं या फिर बच्चों में कमज़ोरियाँ है वगैरह, तो वो उनका हम एनालिसिस करते थे। उसमें लेंडी का जो ये होता है उससे हम टेस्ट करके देते थे, या फिर वो फ्री ऑफ कॉस्ट था। और बाकी ड्राई फॉडर ट्रीटमेंट या फिर साइलेज बनाना, कैसे बनाना है, स्टोर कैसे करना है, और बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनको क्या क्या एक्स्ट्रा फीड वगैरह दे सकते हैं, मतलब सप्लीमेंट्स वगैरह दे सकते हैं कि उनको ग्रोथ रेट वगैरह अच्छा मिल सके। तो ये सब हम देते ये 2010 की बात है। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि ये क्यों ना हम हमारे राज्य में करें, और उसी से हमने मेरा जो पापा जी का इनका फार्म था, जो कोई भी नहीं कर रहा था क्योंकि सारे सर्विस में थे, इसलिए हम लोगों ने, मेरे और मेरे भाई जो है, हम दोनों ने वो फार्म पहले स्टार्ट किया। और वहाँ से ही जैसे हमने पहले प्रैक्टिकली नॉलेज गेन किया उसके ऊपर, और बाद में हमने लोगों को भी हमारे यहाँ पे जैसे अहमदनगर में वगैरह हमने सबको एजुकेटेड करना चालू किया कि ये नए टेक्निक्स है वो गोट फार्मिंग या शिप फार्मिंग में आपके यहाँ पे ये करेंगे तो आपको निश्चित इसका फ़ायदा होगा। और जैसे कि जो घूमने वाली बकरियाँ होती है उसको बंदिस्त कैसे कर सकते हैं, वो भी क्या क्या उसमें ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, या फिर क्या क्या उसमें रिस्क है, क्या क्या आपको ध्यान देना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हम लोकल जो घुमा के जो चराते थे लोग, उनको हम सिखाते थे। और धीरे धीरे अभी ये फार्म पे हम एक ब्रीडर फार्म बोल के हमने ये जो फार्म है वो डेवलप किया हुआ है। पहले आपने कितने एरिया में कितनी बकरियों से शुरुआत की थी और कितनी पूंजी लगाई थी? पहले तो हम लोगों ने कलिंग मार्केट पे कंसंट्रेट किया था। हम ज़्यादा करके कटिंग को जो ये जाता है, माल जाता है, वो सप्लाई करने के हिसाब से हमने जो लोकल यहाँ की ब्रीड है वो उस्मानाबादी से स्टार्ट किया था, 200 उस्मानाबादी। फिर हमने बहुत सारी ब्रीड्स भी ट्राई की, उसमें बर्बरी आ गई, शिरोई आ गई, सोजत आ गई, ये बीटल भी थी, और जैसे कि संगमनेरी, कोकन कन्या। तो ये सारी ब्रीड्स मैंने उस पर स्टडी किया बहुत सारा। हमने पहले लोकल ब्रीड से स्टार्ट किया जो महाराष्ट्र में अवेलेबल है,
उसमें बेरारी भी है एक नागपुर के साइड वाली। तो ये सब सारी ब्रीड्स हमने रखी थी और उसको हम क्रॉस करके कलिंग के लिए करते थे। तो वो 200 से स्टार्ट किया था वो। और उसके बाद हम बकरी ईद के इसमें भी किया था। बकरी ईद तब हमारे पास कुछ 1200-1500 जानवर थे। और अभी जो है हम सिर्फ कंसंट्रेट कर रहे हैं ब्रीडिंग का मार्केट पे। और ब्रीडिंग के मार्केट में भी हमारे पास अभी हर एक ब्रीड के मिनिमम 100 के ऊपर ही एनिमल है। और सब रिकॉर्ड मेंटेन और ये रख के अच्छी ब्रीड डेवलपमेंट के लिए हमारा ज़्यादा काम चल रहा है अभी फ़िलहाल। तो ये जो फार्म है आपका, तो इसका सेल का साइज़ क्या है? खाली ये जो आपकी बिट्टल है वो बिट्टल के लिए? बीटल के दो फार्म्स है। ये वाला जो फार्म है ये इसकी जो चौड़ाई है वो 20 फीट है और जो लंबाई है ऐसे वो 140 फीट है। 140 बाई 20 में आप यहाँ पे मेरे कम बकरियाँ है, पर आप आराम से इसमें 100 के ऊपर एनिमल रख सकते हैं। इधर मेरे पास अभी ये 42 ही एनिमल है, पर इस 100 एनिमल्स के लिए ये सफिशेंट है। सर, आप इतना अच्छा फार्म चला रहे हैं, आप इसका रिकॉर्ड कैसे रख रहे हैं और ये रिकॉर्ड रखने की क्या ज़रूरत होती है? इससे क्या फ़ायदा किसानों को होता है? सर ये तो मतलब ब्रीडर फार्म अगर आप चला रहे हो या फिर आप ब्रीडिंग के लिए आपको एनिमल सप्लाई करने हैं, तो रिकॉर्ड मेंटेनिंग तो मैं बोलूँगा उसकी जान है। आप अगर रिकॉर्ड मेंटेनिंग नहीं करेंगे और बोलेंगे कि मैं ब्रीडर फार्म बना रहा हूँ या फिर ब्रीडिंग के लिए मेरे को दूसरे कटिंग के लिए नहीं, ब्रीडिंग के लिए मेरे को एनिमल सप्लाई करने हैं या फिर अब मेरे को बाकी जो फार्मर्स हैं उनको मुझे ब्रीडिंग के लिए मटेरियल सप्लाई करना है, अगर आप ऐसे ही वेव आंसर देंगे कि इसका 3 महीने की बच्चा है या फिर 4 महीने का बच्चा है, तो वो सही नहीं है। आपको पूरा रिकॉर्ड रखना चाहिए। उसके माँ बाप कौन थे, माँ बाप तो एटलीस्ट आपको उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। और उसके फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे फार्मर के टैग, ऐसा ये जो टैग है ये टैग ही नहीं रहता है बहुत सारे फार्मर्स के पास। तो अगर टैग नहीं रहेगा तो एनिमल आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा। तो सर, इसमें ये बिट्टल नस्ल में जुड़वा या 3 बच्चे देने की औसत कितनी रहती है? सर बीटल में ऑन एवरेज अपने को 2.2 तक ट्विंस ये बच्चे मिलते हैं। 2.2 मतलब क्या कि कभी कभी जो फर्स्ट टाइम बच्चे देने वाली है वो कभी एक ही बच्चा देती है, कभी कभी 2 बच्चे मिलते हैं, कभी कभी 3 बच्चे मिलते हैं। तो ऑन एवरेज जो है उसका वो 2.2 तक आता है, सरासरी बोलते हैं। तो वो 2.2 तक आपको बच्चे मिल जाएंगे। अभी बिट्टल नस्ल के कितने पशु आपके फार्म पे? मेरे पास बीटल नस्ल के जो मदर स्टॉक है वो मदर स्टॉक अराउंड 112 है। और जो बच्चे हैं अभी मेरे फ़िलहाल फार्म पे 15 बच्चे हैं अभी। पर जैसे कि ये 40 फीमेल्स है, ये अप्रैल में मतलब नेक्स्ट मंथ में बच्चे देने वाली है। तो ऑलमोस्ट मेरे पास 80 से 90 बच्चे होने वाले हैं। तो सर, इतना बड़ा फार्म है आपका, तो इन बकरियों के लिए चारे में आपने खेती में क्या क्या लगाए? क्या आपकी खुद की खेती है? और चारे में कौन कौन से चारा लगाया है? और दूसरा, सूखे चारे में आप क्या क्या दे रहे हैं? ये एक्चुअली हमारा ये ड्राई रीजन आता है, पानी की थोड़ी दिक्कत आती है। जैसे अभी आप ये समर भी है, आपको थोड़ी धूप वगैरह, ये मार्च का स्टार्टिंग है, फिर भी इतनी गर्मी हो रही है। तो जैसे जैसे अप्रैल में आएगा उतना पानी नहीं बचता है, इसलिए हमारे पास ज़्यादा करके जो झाड़ पाला वगैरह है उसका ज़्यादा रीजन है। पर मेरे पास मेथी घास, जैसे अल्फ़ा बोलते हैं वो, और दशरथ घास, तो ये दोनों एक 6 एकर्स में ये दोनों मेजर है कि ये हम इसको हम पानी दे सकते हैं। तो उतना हमारा 6 एकड़ हमेशा का अंडर कल्टीवेशन है, अंडर एरिएटेड है। बाकी फिर मेरे पास 6 एकड़ सुबाबुल है, कम से कम 5-6 एकड़ मेरे पास फॉरेस्ट प्लांट्स है। उसमें आपका कड़ू नीम का ये आ गया, फिर हमारा बरगद का और पीपल का, उसका ये सब सुबाबल का ये सब झाड़ है। और ऑल ओवर मेरा जो पूरा 300 एकड़ है, इसमें हर एक रास्ते के बाजू में आपको जो नीम के झाड़ है, जो कि हम बारिश के सीज़न में पूरा उनको रोज़ 4-5 झाड़ हम काट के इधर ला के इनको खिलाते हैं।
तो इससे उनका ये भी हो जाता है, कम भी खर्चे में भी कम हो जाती है और डीवर्मिंग भी नेचुरली हो जाता है। सूखा चारा बोले तो सूखा चारा हमारे पास ख़रीद के लाते हैं हम। उसमें सोयाबीन का हो गया, तुअर का हो गया और हरभरा जो चने का जो भुस्सा होता है वो है हमारे पास। वो हमारे पास कम से कम 8 से 10 ट्रक आते हैं। एक 6-7 टन की एक ट्रक रहती है, वो साल भर के लिए उतना सफिशेंट हो जाता है। हर एक बकरी के लिए उसका कितना कितना चारा देना पड़ता है, और सूखे में कितना होता है और हरे में कितना होता है, और तीसरा ये है कि उनको आप खुराक खली दाने में क्या क्या देते हैं? एक ऐसे कोई एक स्पेसिफिक एक बकरी के लिए हम मेजरमेंट नहीं करते हैं। हम टोटली अभी आप मेरे पास समझ लो कि ये गाले में 50 बकरियां है, तो हम 50 बकरियों का एवरेज वेट निकालते हैं। एवरेज वेट उसका समझ लो कि 45-50 kg है, तो 50 × 50 हमारा यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2500 kg के एनिमल्स है यहाँ पे। तो उनका जो 1% है, जो 1% बोले तो अराउंड जो है 25 kg इनको दाना जाएगा, और 4% जो है वो ड्राई मैटर बेसिस पे सूखा चारा या फिर गीला चारा जाएगा, जो कि आप पकड़ के चलो 25 × 4 एक 125 किलो तक जाता है। सो इस प्रकार से ड्राई मैटर वगैरह हम कैलकुलेट किया जाता है कि हमारे पास कौन सा चारा है उसके ऊपर, और फिर वो दोनों टाइम का चारा मिला के 4% जाता है, और जो दाना है वो 1% एक ही 1 टाइम पे जाता है। आपकी पसंद की ब्रीड कौन सी है सर? आपके पास तो बिट्टल है, दूसरा अफ्रीकन बोर है और कुछ भेड़ भी है, तो आपकी पसंद की ब्रीड कौन सी है? सर पसंद के ऊपर वैसे तो बहुत सारी ब्रीड पसंद है, पर कौन से आप देश या फिर उससे अगर कंपेयर करेंगे तो अलग अलग ब्रीड है। जैसे दूध में अगर आप पूछेंगे तो मेरे को बीटल ज़्यादा पसंद है, पर दूध ज़्यादा देने वाली दूसरी भी है, जैसे शिरोई है, जमुनापरी है, पर उसमें मेरे को बीटल ज़्यादा पसंद है। और जैसे मांस उत्पादन का हो गया, तो मांस प्रोडक्शन के लिए बोयर बहुत अच्छा ब्रीड है। उसमें भी दूसरे ब्रीड्स है, पर कम ज़्यादा करके ये सबसे मतलब वर्ल्ड एक्सेप्टेड ब्रीड है बोयर की, तो वो भी पसंद है मुझे। और शिप में देखेंगे तो शिप में मेरे पास अभी तो डॉर्पर है, पर वैसे बहुत सारी ब्रीड्स हम पसंद है मुझे। पर जैसे कि मेरा एक ये है कि एटलीस्ट हमारे फार्म पे एक ब्रीड का 100 से ज़्यादा तो भी एनिमल होने चाहिए, 100-200 एनिमल होने चाहिए, नहीं तो वो ब्रीड पे काम करने का कोई फ़ायदा नहीं। 4-4, 5-5 एनिमल संभाल के आप ब्रीडिंग का ये नहीं कर सकते हो। मतलब उतनी आपके पास वेरिएबिलिटी भी होनी चाहिए जिस हिसाब से आप काम कर रहे हो। तो एक ब्रीड का एटलीस्ट 200 जानवर होना चाहिए, इसीलिए अभी मेरे पास सिर्फ बीटल, बोयर और डॉर्पर शिप है। नहीं तो वैसे तो मेरे को बहुत सारे 10-12 ब्रीड्स पसंद है, डिपेंडिंग ऑन कि खूबसूरती का अगर देखेंगे तो बर्बरी जैसी खूबसूरत बकरी नहीं है कोई, पर क्या फ़ायदा अगर छोटा बच्चा देती है, छोटे पैदा होते हैं, तो उसकी वजह से वेट गेन कम होता है। तो वो सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए अभी फ़िलहाल तो मैं सिर्फ ये 3 ब्रीड पे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं। आगे जाके मैं भी हम बढ़ा सकते हैं।